आप सभी को मेरा नमस्कार और लीगल ग्रेविटी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 11 के बारे में। और आप जानते ही होंगे कि एविडेंस एक्ट का सेक्शन 11 प्ली ऑफ एलिबाई के नाम से भी जाना जाता है। आज की वीडियो में हम सेक्शन 11 के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जिसमें हम ये भी जानेंगे कि प्ली ऑफ एलिबाई क्या है, इसका यूज़ कब किया जाता है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और प्ली ऑफ एलिबाई कहाँ मेंटेनेबल नहीं है। साथ ही डिस्कस करेंगे सेक्शन 11 के इंपॉर्टेंट केसेस को भी। और अगर आपने अभी तक लीगल ग्रेविटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब सेक्शन 11 को देखते हैं, जो कहता है व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट। इसका मतलब है कि जो फैक्ट्स जनरली रेलिवेंट नहीं होते हैं वो कब रेलिवेंट होंगे। आगे देखते हैं, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट if they are inconsistent with any fact in issue or relevant fact। इसका मतलब है कि ये सेक्शन ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करता है जो नॉर्मली किसी केस के फैक्ट से डायरेक्टली रिलेट नहीं करते, जिससे ये फैक्ट्स रेलिवेंट हो सके। लेकिन फिर भी ऐसे फैक्ट्स रेलिवेंट मान लिए जाते हैं क्योंकि ऐसे फैक्ट्स फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट से इनकंसिस्टेंट होते हैं और इन फैक्ट्स का किसी केस के फैक्ट से इनकंसिस्टेंट होना ही इन्हें रेलिवेंट बनाता है। जैसे कि एलिबाई। एलिबाई का मतलब है एल्सवेयर या समवेयर एल्स, यानी कि अन्यंत्र उपस्थिति, यानी कहीं और उपस्थिति। पहले आपको एलिबाई को सिंपल वर्ड्स में बता दूं। एलिबाई का मतलब है कि अगर कोई पर्सन किसी ऑफेंस में एक्यूज बनाया गया है और वो पर्सन उस स्पेसिफिक डेट को या उस स्पेसिफिक टाइम को उस जगह पर जहां ऑफेंस हुआ था वहां था ही नहीं या उस टाइम किसी और जगह पर था। जैसे कि ए को किसी स्पेसिफिक डेट पर दिल्ली में बी के मर्डर के लिए एक्यूज बनाया गया है, बट ए कहता है कि उस स्पेसिफिक डेट को वो दिल्ली में नहीं था बल्कि ए उस दिन चेन्नई में था। तो ए प्ली ऑफ एलिबाई से अपना बचाव कर सकता है, जिसमें ए को ये साबित करना होगा कि ए उस स्पेसिफिक डेट को दिल्ली में नहीं था। ए उस दिन किसी भी तरीके से दिल्ली में नहीं हो सकता था क्योंकि ए के लिए उस दिन जिस दिन ऑफेंस हुआ था दिल्ली में होना इम्पॉसिबल था। लेकिन कोर्ट इन फैक्ट्स को रेलिवेंट तभी मानेगा जब ए चेन्नई में अपनी प्रेजेंस को प्रूव करेगा, और वो भी बिना किसी डाउट के। अब सेक्शन 11 के इंपॉर्टेंट केसेस को देखते हैं, जिनमें पहला है दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 1981 और दूसरा है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सुघर सिंह AIR 1978। इन केसेस में कोर्ट ने डिसाइड किया कि प्ली ऑफ एलिबाई को तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब ये प्रूव किया गया हो कि एक्यूज के लिए इंसिडेंट वाली जगह पर, यानी कि जहां ऑफेंस हुआ था उस जगह पर प्रेजेंट होना इम्पॉसिबल था। इसका मतलब है कि अगर एक्यूज एलिबाई का डिफेंस लेना चाहता है तो एक्यूज को ये प्रूव करना होगा कि एक्यूज ऑफेंस की डेट को ऑफेंस वाली जगह से इतना दूर था कि उसका किसी भी तरीके से उस जगह पर फिजिकली प्रेजेंट रहना इम्पॉसिबल था। आगे के केसेस को देखते हैं, जिसमें थर्ड है गौरी शंकर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1990 एंड फोर्थ है सखाराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 1992। इन केसेस में कोर्ट ने कहा कि अगर कोई एक्यूज अपने बचाव में एलिबाई को प्रूव नहीं कर पाता है तो ये प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा कि उस एक्यूज ने ही ऐसा ऑफेंस किया होगा, बल्कि अगर कोई एक्यूज एलिबाई साबित नहीं कर पाता है तो उसे गिल्टी साबित करने का बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पर बना रहेगा। इन सब बातों से पता चलता है कि एलिबाई को एज अ डिफेंस यूज किया जाता है एंड एलिबाई का यूज ओनली वही पर्सन कर सकता है जिसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट करने का केस फाइल किया गया हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एलिबाई का यूज ओनली इनोसेंट पर्सन को ही करना चाहिए और एलिबाई का डिफेंस लेने के लिए एक्यूज को ये प्रूव करना होता है कि जिस दिन ऑफेंस हुआ था उस दिन एक्यूज ऑफेंस वाली जगह से इतना दूर था कि किसी भी तरीके से उस जगह पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकता था। अब बात आती है कि एलिबाई कहाँ कहाँ मेंटेनेबल नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि एलिबाई टॉर्ट में मेंटेनेबल नहीं होता है, डिफेमेशन सूट्स में मेंटेनेबल नहीं होता है, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस केसेस में मेंटेनेबल नहीं होता है, मैट्रिमोनियल केसेस में भी एलिबाई मेंटेनेबल नहीं होता है, डाइवोर्स केसेस में, मेंटेनेंस केसेस में भी मेंटेनेबल नहीं होता है। प्ली ऑफ एलिबाई मोस्टली उन्हीं केसेस में एप्लीकेबल है जहां एक्यूज के अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हों। अब आता है इस सेक्शन का दूसरा पार्ट, जो कहता है if by themselves or in connection with other facts they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact
हाईली प्रोबेबल और इम्प्रॉबेबल। इसका मतलब है कि ऐसे फैक्ट्स को एविडेंस के रूप में दिया जा सकता है जो अपने आप में या अदर फैक्ट्स के साथ फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट को हाईली प्रोबेबल बनाते हों या फिर हाईली इम्प्रॉबेबल बनाते हों। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट एविडेंस का मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो कोर्ट पॉसिबिलिटीज पर ही काम करता है। जैसे कि किसी कमरे में 4 लोग हैं, A, B, C एंड D, और वो कमरा अंदर से पूरी तरह से बंद है, खिड़की दरवाजे सब बंद, और उन चारों में से B का मर्डर हो जाता है। तो कोर्ट इस सिचुएशन के हिसाब से ये देखेगा कि उन चारों के अलावा कोई और कमरे में जा नहीं सकता था क्योंकि कमरा अंदर से लॉक था। तो ऐसी सिचुएशन में ये हाईली प्रोबेबल है कि मर्डर A, C या D इन तीनों में से ही किसी ने किया होगा, या फिर इनमें से किसी 2 ने, या फिर इन तीनों ने ही किया होगा। फैक्ट्स की रेलेवेंसी को लेकर इस सेक्शन का स्कोप इतना वाइड रखा गया है कि इसमें फैक्ट्स की रेलेवेंसी से रिलेटेड कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। ये सेक्शन पूरी तरह से कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर छोड़ दिया गया है। कोई भी फैक्ट जो किसी रीजनेबल कॉज से किसी दूसरे फैक्ट से रिलेटेड है, रेलिवेंट बताया जा सकता है। इससे रिलेटेड एक केस है R वर्सेस प्रभुदास 1874 का। इस केस में क्वेश्चन था कि एक्यूज ने फॉर्जरी की है या नहीं, मतलब कि फॉर्जरी का ऑफेंस प्रूव किया जाना था, और उसके लिए एक्यूज के पास से मिले अदर फोर्स डॉक्यूमेंट को रेलेवेंट माना गया और कोर्ट ने ये माना कि फॉर्जरी एक्यूज नहीं की होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी, और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही अदर वीडियोस के लिए लीगल ग्रेविटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।